हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हमने डिस्कस करने हैं 5 हिस्ट्री के एमसीक्यूज, जिसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ना बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ क्यों है, कब है, कैसे है, तो हल्का सा आइडिया अगर आपको इमेजिनेशंस में होगा तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और क्वेश्चंस हिस्ट्री के हम सबने देखे 2026 के प्रीलिम्स में बहुत डेप्थ अब आ चुकी है सारे क्वेश्चंस में, तो अपने को जो तैयारी है वो भी ऐसी ही करनी है, सो दैट हम लोग बाकी बच्चों से पीछे ना रहे। बाकी बच्चों से हमें एज ही लेनी है हमेशा। ठीक है, तो आप देखना कि आपने 5 एमसीक्यूज आपसे सॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर आपने पूरा सिलेबस एक बार कवर किया हुआ है तब तो ये बहुत ही आपके लिए इजी होने वाले हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये भी मुझसे सॉल्व नहीं हुए, कि स्टेटमेंट पता थी लेकिन ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए, या फिर स्टेटमेंट का ही आइडिया नहीं था, तो थोड़ा सा उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को आप फिर मोल्ड करना कि यार मतलब तैयारी आगे और करनी कैसे है। चलिए, तो शुरुआत करेंगे फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। फर्स्ट एमसीक्यू कहता है, विद रेफरेंस टू द डॉक्ट्रिन्स एंड ट्रेडिशन ऑफ जैनिज्म। क्वेश्चंस फिलोसफीज पर देखो आते हैं, चाहे वो बुद्धिज्म है, चाहे जैनिज्म है, चाहे आजीविकाज हैं, चाहे चरवाक हैं, चाहे कोई भी फिलोसफी है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी तक तो इजी आए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया अपने को ये कि हम कंफ्यूज ना हो जाए बाकी सारी फिलोसफीज में। अब इनके बारे में पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जैनिज्म रिगार्ड्स कर्म एज सटल फॉर्म ऑफ मैटर दैट अटैच इटसेल्फ टू द सोल। जैसे ना, जैनिज्म जो है वो हर किसी में सोल की बात करता है, जीव और अजीव। उसमें ये कर्म मैटर की बात भी करता है कि जो कर्म है ना, एक तरीके से मैटर है यूनिवर्स में जो इस तरीके से घूम रहा है। आप जब भी कोई एक्शन करते हैं, जब भी कोई आप काम परफॉर्म करते हैं विद इमोशंस, जिसमें हेट्रेडनेस है, एंगर है, जेलेसी है, ये जो कर्म का मैटर है ना, ये आपकी आत्मा से जाके चिपक जाता है। और आपको इस कर्म के मैटर को अपनी आत्मा से बिल्कुल दूर करना है, तभी आपकी आत्मा जो है बिल्कुल प्योर हो पाएगी, क्लियर हो पाएगी, एंड मोक्ष की प्राप्ति हमारी बहुत सही हो जाएगी। फिर जर्नी हमारी स्टार्ट हो जाएगी मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। तो ये जो कर्म है दैट इज अ मैटर, एक यूनिवर्सल मैटर है जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपने बहुत सारे जैसे काम किए हुए हैं पहले, तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा अस्थेटिक लाइफ जीनी है, जिससे कि जितने भी काम पहले किए हुए हैं उनको, उस जो कर्म आपकी सोल पे जाके चिपका हुआ है उसको हटाना है आपने, और फिर कोई और नए कर्म नहीं करने हैं विद ऑल दीज इमोशंस। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई सोल से अटैच हो जाते हैं, सोल जितनी प्योर होगी उसमें कर्म के जो मैटर्स हैं उतने ही चिपके हुए नहीं होंगे। सेकेंड इज, अनेकांतवाद होल्ड्स दैट रियलिटी कैन पोजेस मल्टीपल एस्पेक्ट्स एंड कैन नॉट बी कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड फ्रॉम अ सिंगल स्टैंड पॉइंट। अनेकांतवाद का मतलब है अनेक अंत, मतलब कि मल्टीपल एंडिंग्स, कि किसी भी बहस का ना एक लास्ट में सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जैसे इसको समझने के लिए हम हाथी का एग्जाम्पल लेते हैं हमेशा, कि जिस पर्सन ने हाथी की पीठ पर हाथ फेरा है उसको लगा है कि वो दीवार जैसा है, जिसने हाथी का पैर पकड़ा उसको लगा कि वो पेड़ जैसा है, जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी उसको लगा कि वो एक रोप जैसा है। तो अगर कोई एक पर्सन जो बाहर से हाथी को देख रहा है, अगर सबको ये बताएगा कि यार तुम सारे ही गलत हो, और ये हाथी तो एक ऐसे बहुत बड़ा जानवर है और उसके 2 दांत होते हैं और 4 पैर होते हैं, तो वो सब जो है आप लोगों को बेवकूफ बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है ना, कि एक जो रियलिटी है वो अलग अलग स्टैंड पॉइंट से आप लोग देख सकते हैं, जो कंप्लीट रियलिटी है नोबडी नोस। तो इसीलिए कंप्लीटली एक्सप्रेस आप नहीं कर सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल स्टैंड पॉइंट। किसी का सच किसी का झूठ हो सकता है, किसी का झूठ किसी का सच हो सकता है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस परस्पेक्टिव से उसको देख रहे हैं, क्या आप उस मूड में हैं उस चीज को समझने के लिए। ये बात सही है, अनेक अंत मल्टीपल एंडिंग्स, मतलब एक सच के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। थर्ड इज स्यादवाद। देखो, स्यादवाद का मतलब होता है इन अ सेंस ऑफ, मतलब कि पर्टिकुलरली मैं इसकी बात कर रही हूँ, मुझे पूरी सच्चाई के बारे में नहीं पता। इट इम्प्लाइज दैट ऑल प्रपोजिशंस आर नेसेसरीली फॉल्स बिकॉज रियलिटी इज अननोएबल। कि रियलिटी इतनी ज्यादा वास्ट है, टोटलिटी में जानना इसको मतलब पॉसिबल ही नहीं है। द वर्ल्ड वी नो इज अ वेरी वेरी लिटिल देन द वर्ल्ड वी डोंट नो। तो आपको लगता है कि भाई आपको ज्ञान है, बट हमको ज्ञान होता नहीं एक्चुअल में। तो इट इज बेसिकली द स्यादवाद, कि भाई जितना मुझे पता है ये इस सेंस में मैं बोल रहा हूँ, इसकी आगे रियलिटी क्या है, इसके आगे और क्या इसके पहलू हैं, ये मुझे नहीं पता। मैं बस अभी इस टाइम पे बात कर रहा हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है, शायद मल्टीपल रियलिटीज हैं, जो एक्चुअल रियलिटी है वी डोंट नो। The fourth one is, the Digambar tradition does not accept the possibility of women attaining liberation in a female body. जैसे ना यहाँ पर 2 सेक्ट आएंगे, दिगंबर एंड श्वेतांबर। जो दिगंबर हैं ये विमेन की एंट्री को अलाउ नहीं करते हैं, एंड जो श्वेतांबर हैं दे कैन से दैट फीमेल्स जो है वो भी एनलाइटमेंट को अचीव कर सकती हैं। तो ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, और ये भी इसीलिए है क्योंकि जैसे बुद्धिज्म के अलग सेक्ट आ गए, महायान आ गया, हीनयान आ गया, लोगों की जो सोच है वो बदलती है विद टाइम।
तो डिफरेंट फेजेस आते हैं सभी की लाइफ में, ऐसे ही अलग अलग फिलोसफीज के फेजेस हैं कि कभी इनको ये ठीक लगता है, कभी उनको वो ठीक लगता है। तो जब जो इनको ठीक लग रहा है वही हमारा हिस्ट्री का सिलेबस बन जाता है। ठीक है, तो ये चारों बातें जो हैं वो आपकी जैनिज्म के बारे में सही है। तो चाहे जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे कोई भी फिलॉसफी है, उसका जो बेसिक एसेंस अगर आपने पकड़ लिया है ना, तो उसमें से क्वेश्चन जो है हमारे सही हो जाएंगे। तो जैनिज्म का जो बेसिक एसेंस है वो यही है कि नॉन वायलेंस और एस्थेटिक लाइफस्टाइल और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सोल को प्योर करना, जो कि कर्म मैटर से बिल्कुल जैसे चिपकी हुई है। उसके लिए आपको एस्थेटिक लाइफ जीनी पड़ेगी, उसके लिए आपको जो है सारे इमोशंस को त्याग देना पड़ेगा। तो दैट इज बेसिकली द फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म। इसमें चारों ही बातें सही हैं। पूछा क्या है आप लोगों से कितनी सही हैं, तो ऑब्वियसली चारों सही है, तो आंसर विल बी योर डी 1 2 3 एंड 4। बट इसके अलावा जो एमसीक्यूज में स्टेटमेंट नहीं है वो भी आपको रिवाइज करनी है इसमें, कि जैनिज्म बेसिकली कहता क्या है। जैनिज्म का वो जो सिंबल है वो पूरा दिखाता है कि भाई जो सिद्ध लोक है और जो पाताल है और जो बीच में हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, तो जो सोल जो है मोक्ष की प्राप्ति कर चुकी होती है वो सिद्ध लोक में पहुंच जाती है। तो राइट फेथ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज, ये 3 चीजों से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, और स्वास्तिक का निशान भी बना हुआ है इसमें। तो स्वास्तिक में ये बताया हुआ है कि भाई जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है वो चलता रहेगा जब तक आपकी जो सोल है वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती। तो उसको थोड़ा सा आपने रोकने के लिए, रिसाइकिल ऑफ बर्थ को रोकने के लिए आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी पड़ेगी। एंड एवरीबडी कैन डू दैट, बट दिगंबर सेज विमेन कैन नॉट। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कंसर्निंग हड़प्पन साइट्स एंड आर्कियोलॉजिकल फीचर्स। पहली है कालीबंगन, राजस्थान में है आपकी ये। क्या यहाँ पर एविडेंस ऑफ प्लोड एग्रीकल्चर फील्ड मिला है, तो आंसर इज यस। यहाँ पे ना 2 फरोज मिले हैं राइट एंगल पर इस तरीके से टेराकोटा वगैरह के बने हुए, तो यस कालीबंगन में ये है। और यहाँ पर यार देखो कालीबंगन राजस्थान में है, तो उस टाइम पर जो नदी सरस्वती है वो बह रही होगी यहाँ पे, तभी जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग रहे होंगे। तो जैसे सूखा आज पड़ा हुआ है, मे बी इस टाइम पे तो कम लोग हैं, बट उस टाइम पे बहुत लोग थे। जितने लोग सिंधु नदी के आसपास नहीं रहते थे, उससे ज्यादा लोग सरस्वती नदी के आसपास रहते थे। सरस्वती हैज मोर सेटलमेंट्स देन इंडस एंड रावी रिवर। तो यस, धोलावीरा जो गुजरात में है, लार्ज स्केल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिजर्वायर्स, कि यार मतलब गुजरात में वैसे ही बारिश कम हो रही है, उस टाइम पर भी मे बी बारिश इतनी नहीं होती होगी, इसीलिए आपने पानी को स्टोर करके रखने का जो जिम्मेदारी है वो उठा ली होगी। इसीलिए आपको अभी एविडेंसेस मिलते हैं, क्योंकि रिजर्वायर ना बहुत ज्यादा लार्ज साइज के थे, तभी एक्सकवेशन में ये बहुत अलग से चमके और हमें पता लगा कि भाई हाँ, क्योंकि बारिश कम होती थी तो लोगों ने ऐसे एग्रीकल्चर करने के लिए यहाँ पे जो है सिस्टम बना रखा है, दैट कभी बारिश अगर कम हो जाए तो यहाँ से पानी आप लोग ले सकते हैं फॉर सिंचाई। तो यस, स्टेटमेंट द सेकंड पेयर इज करेक्टली मैच्ड। लोथल जो अगेन गुजरात में है, स्ट्रक्चर कन्वेंशनली इंटरप्रेटेड एज अ डॉकयार्ड, मतलब सबसे इजी स्टेटमेंट अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की कोई हो सकती है तो वो लोथल में डॉकयार्ड होने की हो सकती है। इसको अगर आप गलत करेंगे तो दैट इज नॉट, मतलब क्या कहें उसको, माफी के योग्य नहीं है ये चीज। तो यस, ये बिल्कुल सही बात है इसमें। मोहनजोदारो फेमस हड़प्पन साइन बोर्ड कंटेनिंग लार्ज स्क्रिप्ट सिंबल्स, 10 सिंबल्स की स्क्रिप्ट है हमारे पास, जो कम से कम मोहनजोदारो में तो नहीं है, धोलावीरा में है ये। जैसे धोलावीरा ना ऐसी सिटी थी जिसमें पूरी सिटी 3 भागों में डिवाइडेड है। तो एक आपका सिटाडेल है, एक अपर सिटाडेल है, और एक आपका सिंपल कोई सेलिब्रेशंस वगैरह के लिए खुला मैदान था। तो यस, तो यहाँ पर जो है ना धोलावीरा में साइन बोर्ड मिला है, 10 सिंबल्स की स्क्रिप्ट है। ऑब्वियसली हम लोगों ने स्क्रिप्ट तो अभी तक डिसिफर आउट नहीं करी है, तो हमें पता नहीं कि वो कह क्या रहा है या क्या कहना चाहता है, बस अपने को यही पता है कि मिली है एक साइन बोर्ड हड़प्पा का। ठीक है, तो इसमें पहले 3 पेयर हमारे सही हैं, चौथा हमारा गलत है। ऐसे ही जो मैच द फॉलोइंग में और साइट्स भी आ सकती हैं जिसमें राखी गढ़ी होगी कि क्या ये आईवीसी की सबसे लार्जेस्ट साइट है, तो आंसर इज यस। मोहनजोदारो में क्या क्या मिला है, द डांसिंग गर्ल है, द ग्रेट बाथ है, क्या वहां पर वो मिला है। हड़प्पा में क्या मदर गॉडेस की जो फोटो है, जो मूर्ति है, वो मिली है या नहीं मिली है। जो रेड कलर का टॉर्सो मिला है वो कहाँ पे है, प्रीस्ट किंग की फोटो कहाँ मिली है। तो ऐसे ऐसे ही सारे जो फैक्ट्स हैं ये पूछे जाते हैं, तो अपने को ध्यान रखना है कि भाई क्या यहाँ पर कॉटन की कल्टीवेशन थी या ट्रेड था ओमान के साथ या अफगानिस्तान के साथ या फिर मेसोपोटामिया के लोगों के साथ। तो हल्का सा उस कॉन्टेक्स्ट में आप चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे तो जो एमसीक्यूज है बहुत इजीली आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। ओके, सो द आंसर इज योर ओनली 3। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू इक्ता सिस्टम, आई से इक्ता है, आई से इल्तुतमिश है। तो दिल्ली सल्तनत के ये दूसरे ही रूलर हैं जिन्होंने इक्ता सिस्टम शुरू किया था। इनको ये लगा था कि यार मेरे पास पैसे तो है नहीं,
तो जो भी पर्सन मिलिट्री में मेरे को सर्व करेगा तो उसको मैं क्या दूंगा, तो दैट इज बेसिकली नॉट कैश बट द जागीर और द लैंड एरिया, क्योंकि लैंड पे से जो लैंड रेवेन्यू आएगा वो तुम रख लेना अपनी सैलरीज के लिए, थोड़ा बहुत जो बचेगा तुम्हारी मर्जी अगर होगी तो रॉयल ट्रेजरी में भी दे देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्ता सिस्टम जो शुरू किया था वो क्या था उसके बारे में पूछा हुआ है। इक्ता जनरली रिप्रेजेंटेड एन असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ए टेरिटरी रादर देन एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ दैट टेरिटरी। आपको सिर्फ जो जमीन है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए दी गई है, इसके आप मालिकाना हक नहीं है आपका इसके ऊपर, तो ओनरशिप आपकी नहीं है, ओनरशिप सुल्तान की ही है। सुल्तान अगर चाहे तो आज ये आपकी है, कल ये किसी और की भी हो सकती है। तो सिर्फ लैंड रेवेन्यू करना है कलेक्ट, एक तरीके की जॉब है ये। तो सैलरीज अगर आपको कैश में मिलती होती तो वैसे ही जागीर में लैंड रेवेन्यू आप लोगों ने कलेक्ट करना है। तो बात सही है। अंडर द सल्तनत इक्ताज वर इनवेरिएबली हेरिडिटरी एंड कुड नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय सुल्तान। यार मतलब ये तो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, सुल्तान नहीं कर सकता क्या ट्रांसफर, ऐसी क्या चीज है सुल्तान जो कर नहीं सकता, है ना, तो वो कर सकता है। तो ये ऑप्शन गलत है हमारा, और हेरिडिटरी भी नहीं थी ये। जब हम कह रहे हैं कि ओनरशिप है ही नहीं, जब ये आपकी ही नहीं है तो आपके बच्चों की कहां से होगी ये, तो इट इज नॉट हेरिडिटरी। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग। द होल्डर ऑफ एन इक्ता नोन एज द मुक्ति यस और इक्तादार could be required to maintain troops and remit the surplus revenue to the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब रॉयल ट्रेजरी ही। तो अगर आप अपनी सैलरीज को इसमें से निकाल लेंगे, साथ में जो आपने आर्मी करनी है मेंटेन, उसका खर्चा पानी भी निकाल लेंगे, बाद में जो थोड़ा बहुत पैसा बचेगा, और अगर आपकी नीयत बचेगी तो फिर आप थोड़ा बहुत इनको भी ट्रांसफर कर देना। ओके, तो ये चलता रहा काफी टाइम दिल्ली सल्तनत में। ये स्ट्रेंथनिंग सेंट्रल सुपरविजन ओवर द इक्तादार्स वाज वन मींस to which powerful sultans attempted to prevent provincial autonomy। प्रोविंशियल कोई रेबेलियन ना हो जाए या करप्शन ना हो जाए, तो ये ना ऐसे सेंट्रल लेवल पर एक सुपरविजन रहती थी इस पे कि भाई इक्ताज जो हैं, जो इक्तादार हैं, उनके ऊपर कंट्रोल सेंटर का है, मतलब सुल्तान का है। तो चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे बलबन हो, चाहे इल्तुतमिश हो, इन सब ने सेंट्रल कंट्रोल बना के रखा हुआ था इन सबके ऊपर, तो दैट किसी भी तरीके से रिबेलियस ना हो जाए ये लोग। और एकदम से जो पूरा भरा पूरा हमारा एम्पायर है और हम वैसे ही फॉरेन से आए हुए हैं, तो यहाँ के लोग हमें 1 मिनट में धक्का मार के निकाल सकते हैं यहाँ से। तो इसीलिए थोड़ा सा इन्होंने लोगों के बारे में सोचते हुए जो है सिस्टम बनाया था कि भाई कैसे कंट्रोल में रखी जाए सारी चीजें। तो पहली और तीसरी और चौथी बात हमारी सही है। पूछी भी क्या है हमसे, कौन सी सही है, तो आंसर विल बी योर 1, 3 एंड 4। तो इक्तादार हो गए या फिर मंतदर सिस्टम हो गया अकबर का, या फिर जो भी सिस्टम किसी ने चलाया है जो बिल्कुल अलग लेवल पे गया है, तो उसके बारे में क्वेश्चंस जो है जनरली हमारे पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में पता हो क्या ये चल क्या रहा है, थोड़ा सा इमेजिनेशन अपनी स्ट्रांग रखनी है हम लोगों ने कि यार इक्तादार कौन थे, ये कौन कौन सी लैंड वगैरह दी गई थी इन लोगों को, है ना। तो अगर दिमाग में हमारे पिक्चर क्लियर होगी तो एमसीक्यूज करना तो बहुत ही हमारे लिए सिंपल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोलाज। चोल तो मतलब ऐसे थे कि इनके यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन भी थी, डिसेंट्रलाइजेशन भी थी। यहाँ पर गांव के पास भी पावर थी, सेंटर के पास भी पावर है, किंग के पास भी पावर है। और चोल इस तरीके से है कि पहले कुछ टाइम के लिए थे, जैसे 300 BC से लेके 300 AD तक थे ये, जो संगम एज की हम बात करते हैं, चोला चेरा पांड्या की बात करते हैं संगम एज। उसके बाद ये 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी में दोबारा से रीमर्ज हुए थे और इन्होंने बहुत बड़े बड़े भव्य मंदिर बनवाए, द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को मतलब बहुत अपने पीक पर लेकर गए, जिनमें से आज बृहदेश्वर मंदिर जो है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये तमिलनाडु वाले एरिया में जो ये प्रेजेंट है, यहाँ पर चोल नेवी भी बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। तो इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, सब पे इनका जो है रूल चलता होता था। तो जैसी नेवी चोल की थी वैसी नेवी आज तक किसी के पास आई ही नहीं, ऐसा मतलब बोला जाता है। सो दैट ऐसे हीरो वर्शिप के जैसे साउथ में एक चीज को बढ़ा बढ़ा के बोला जाता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि यार मतलब अलग ही लेवल के लोग थे ये। तो यस, सभा वॉज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द ब्रह्मदेय सेटलमेंट्स। देखो पूरे गांव में ना 2 सेटलमेंट्स होती थी, या पूरे सिस्टम में 2 गांव होते थे। एक था आपका ब्रह्मदेय, जिसे आप लोग अग्रहर भी बोल सकते हैं, एक ऐसा सेटलमेंट जिसमें ब्राह्मण्स को डोनेट किया हुआ है बाय किंग, ठीक है। दूसरे हैं आपके नॉन ब्रह्मदेय, जो ब्राह्मण्स के लिए नहीं है, सिंपल लोगों के रहने के लिए हैं। तो उनके लिए, ब्रह्मदेव वालों के लिए सभा एक ऐसी समिति मतलब आप कह लो कि मीटिंग पॉइंट है, जहां पर ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं कि भाई कितना टैक्स लगाना है और ये जो इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करनी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब कुछ जो है ये सभा डिसाइड करेगी। और जो नॉन ब्रह्मदेव विलेजेस हैं उसके टाइम पर है उर, जो बताएगी कि भाई किस तरीके से आप लोगों ने पूरे सिस्टम को चलाना है। तो सेंट्रलाइजेशन साथ में है बट डिसेंट्रलाइजेशन भी है। विलेज असेंबलीज क्रिएट हो रखी है यहाँ पे,
तो ऐसा गांव जो ब्राह्मण्स को डोनेटेड है, ऐसा गांव जो सिर्फ ब्राह्मण्स को डोनेटेड नहीं है, बाकी और लोग भी रहते हैं वहां पे, तो उनके लिए भी आपकी उर्स असेंबली है। द कुदावोलाई सिस्टम मेंशन्ड इन द उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शंस, ये उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन ना बड़ी फेमस है, ये चोला किंग प्रांतक की सारे बारे में बताती हैं। वॉज एसोसिएटेड विद द सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकल कमेटीज। देखो इन कमेटीज में जो मेंबर्स है ना, ये जैसे पॉकेट सिस्टम के जैसे है, लॉटरी सिस्टम के जैसे है कि भाई सबने अपने नाम डाले और फिर उसमें से जो चूज हुए दे विल बी सिलेक्टेड एज दी मेंबर्स ऑफ लोकल कमेटी। और जो नाम इसमें डाले जाएंगे उसके लिए बहुत सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि आप लैंड टैक्स देते होने चाहिए, आप थोड़ा पढ़े लिखे होने चाहिए, या फिर आपके खिलाफ कोई करप्शन केस नहीं चलता होना चाहिए, ठीक है, आपकी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए सोसाइटी में थोड़ा, तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया था उसमें। लेकिन जो जो नाम पड़े हैं उनमें जो भी चूज किया जाएगा दैट विल बी द मेंबर ऑफ दीज कमिटीज। Membership of local committees was based on unrestricted universal adult participation without property और other qualifications। नहीं, ऐसे तो कोई भी फिर मेंबर बन जाएगा। मेंबर बनने के लिए आपने मेंबर बनने के बाद काम भी तो करना है, वहां पे सिस्टम बनाना भी तो है, लोगों का भला भी तो करना है, तो वेलफेयरिस्टिक अप्रोच के लिए आपको थोड़ा बहुत दिमाग वाला होना चाहिए और साथ में थोड़ा बहुत आपके पास रिसोर्स भी हो कि भी आप करप्शन ना करो, क्योंकि अगर आपके पास खुद के पास प्रॉपर्टी है तो देयर आर चांसेस कि आप करप्शन कम करेंगे। वो फॉर श्योर नहीं हम बोलना चाहते, लेकिन देर आर चांसेस कि करप्शन कम होगा, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉपर्टी का, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का, तो करप्शन ना होने का, तो इसीलिए कुछ क्वालिफिकेशंस रखी गई थी। सो इट इज नॉट अनरिस्ट्रिक्टेड यूनिवर्सल अडल्ट पार्टिसिपेशन, नहीं, अडल्ट हैं ठीक बात है, लेकिन अगर मेंबर बनना है तो क्वालिफिकेशंस थोड़ी बहुत तो जो है सेटल करनी पड़ेगी। तो यस, फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं, फोर्थ हमारी फिर हो जाती है गलत। तो आंसर क्या रहेगा हमारा 1, 2 and 3 ओनली, ऑप्शन बी। तो इसके पीछे की जो कहानियां सी हैं, अब आपको ये पता है कि भाई यहाँ पर ये चोलों के बारे में है, तो देखो कि संगम एज में चोला एम्पायर किस तरीके से था, किस किस राजा के बारे में जिक्र हुआ है वहां पे, बाद में फिर राजा वन आया है, राजेंद्र चोल वन आया है, या प्रांतक आया है, या क्या आया है, कौन आया है बेसिकली, तो फिर थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा इन एमसीक्यूज के थ्रू। चलिए नेक्स्ट इज with reference to changes introduced after the revolt of 1857, this was considered to be the first war of independence। बट हमने आज़ादी की मांग कभी की ही नहीं थी यहाँ पे, तो ये आज़ादी का जो सिस्टम हम लोग लेके चलते हैं कि यार आज़ादी ऐसी होनी चाहिए, नई गवर्नमेंट बनेगी, नया रूल आएगा, नया कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, वो आइडिया में भी उस टाइम पर हमें नहीं था, लेकिन हमें इतना पता था कि कम से कम इनके अंडर तो हम लोग नहीं रहेंगे, तो हमें क्या चाहिए है मे भी हमें ना पता हो, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए है, वो क्लैरिटी इन लोगों को थी। दैट इज वाई वीर सावरकर सेड दैट दिस वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के लिए पहली लड़ाई थी हमारी। तो इसके बाद हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, क्वींस प्रोक्लेमेशन आई, हम लोग हार गए, एंड जो ब्रिटिश क्राउन का रूल है वो डायरेक्ट हमारे ऊपर हो गया। पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी पे रूल कर रही थी वो अब जा चुकी है, अब हमारे पास सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट से लोग आ रहे हैं। तो इट वॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ट्रांसफर्ड द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। यस, किंग है चाहे क्वीन है, उन सब से जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेंगे, जो लॉज वो बनाएंगे वही यहाँ पर इंप्लीमेंट होंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज साइड लाइन कि आप जाओ तुम्हारा काम हो गया, तो अब हम डायरेक्टली देख लेंगे इन्हें। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो रिप्रेजेंटेटिव जो है फ्रॉम द क्वीन ऑफ फॉर इंडिया वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ 15 मेंबर्स। यहाँ पे जो पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पर आया था ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल मैटर्स को देखेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल मैटर्स को देखेंगे, तो वो स्टार्टिंग था सेंट्रलाइजेशन का। यहाँ पे उन दोनों को खत्म कर दिया गया है और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेकर आया गया है जो 15 मेंबर की काउंसिल्स के साथ जो है हमारे को रूल करेगा, एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर हुआ करता था, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारे ऊपर इनके। तो बिल्कुल सही बात है, 15 मेंबर्स की काउंसिल थी इसमें। एंड एक्ट ऑफ 1858 इंट्रोड्यूस्ड competitive examination for recruitment to the Indian civil service for the first time। यार पहली बार तो इसमें नहीं आया था, 1853 का एक्ट था जिसमें ये बोला गया था कि दैट ओपन एग्जामिनेशन विल बी देयर, इंग्लिश में सिलेबस होगा, लंदन में एग्जाम होगा, मैक्सिमम जो एज है वो 21 रखी गई थी, और जो लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के साथ साथ जो इंडियन सब्जेक्ट्स है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। तो 1858 में नहीं आया था, ये आपका 1853 में आया था। 1855 में तो पहली बार एग्जाम हो चुका था। 1863 में तो सत्येंद्रनाथ टैगोर आई थिंक जो है वो पहली बार सिविल सर्वेंट बन भी गए थे, ठीक है, तो ये बात हमारी गलत हो जाती है। आफ्टर 1858 द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑल्सो केम टू बी डेजिग्नेटेड as the viceroy in his capacity as the crown's representative।
जब ये हमारे ऊपर रूल कर रहा होता था, जब कोई लॉ बना रहा होता, तब इसको गवर्नर जनरली हम लोग बोलते थे। जब ये किसी प्रिंसली स्टेट से मिलता था या फिर कोई क्वीन को रिप्रेजेंट करता था, देन दैट पर्सन विल बी कॉल्ड अ वायसराय। तो एक ही पर्सन है, अलग अलग दो पोस्ट हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो पहली, दूसरी और चौथी बात सही है हमारी, तीसरी गलत है। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। तो ये जो कुछ हैं क्वेश्चंस आपके एंशंट से, मिडिवल से, मॉडर्न से, थोड़ा आप इसको आइडिया लेके रखो कि यार मतलब हमारी तैयारी है कैसी। और अगर आपको कोई भी डाउट रहे, कोई भी परेशानी रहे कि यार मतलब तैयारी मेरी अच्छी नहीं है, मेरे पास इस सब्जेक्ट के नोट्स नहीं है, इस टॉपिक के नोट्स नहीं है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है हिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में, देन यू कैन लेट अस नो। थैंक यू सो मच। बाकी हम मिलेंगे आगे और एमसीक्यूज के साथ में भी। ऑल द बेस्ट।